देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित द हिमालयन कप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है हमारी सरकार। उत्तराखंड में भी शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। देश के आखिरी गांव माणा से हुआ आगाज। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार बेस अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। वार्ड में रोगियों से मिलकर जाना उनका हाल। और हिमाचल चुनाव प्रचार से लौटे बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया दावा, हिमाचल में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। स्काउट गाइड की स्थापना दिवस पर भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री को स्टिकर और ध्वज लगाकर सम्मानित किया। प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान सीएम धामी ने कहा कि छात्र छात्राओं में अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार की भावना बढ़ाने में स्काउट गाइड की अहम भूमिका होती है। साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड से जोड़ने की बात कही। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण कोटद्वार पहुंची, जहां उन्होंने बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल में मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में जब उन्होंने गंदगी देखी तो अधिकारियों पर भी भड़की। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बेस हॉस्पिटल आई थी देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ चीज़ें चल रही हैं और मेरी सीएमएस साहब के साथ बात हुई है और कुछ 2-4 चीज़ें मैंने उन्हें सजेशंस दिए हैं कि उसको किस तरह से हम और जो स्वास्थ्य स्थिति है कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की उसको हम कैसे और सुदृढ़ कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि सीएमएस साहब जल्द ही इस पर एक्शन लेकर तुरंत कार्रवाई करके स्थिति को और सुधारें। टोकन सिस्टम का सजेशन दिया है कि हर डॉक्टर के बाहर टोकन सिस्टम होना चाहिए ताकि पेशेंट को पता चले कि उसकी कब बारी आएगी, कितनी देर में उसकी बारी आएगी, ताकि वो आराम से बैठकर, क्योंकि अस्पताल बड़ा है, अस्पताल में बैठने की बहुत सारी जगह है, तो इसलिए वो सुविधा के साथ अपना इलाज करा पाए। इसलिए टोकन सिस्टम का भी सजेशन मैंने दिया और मुझे लगता है जैसे सीएमएस साहब ने कहा कि वो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करें। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश कर लिया है। जनपद चमोली के सीमांत गांव माणा से यात्रा शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला, विधानसभा के उपनेता भुवन कापड़ी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माणा गांव पहुंचकर यात्रा की शुरुआत की। ऑलरेडी 5 राज्य और 1400 किलोमीटर से ज़्यादा वो चल चुके हैं और हमने छोटी छोटी यात्राएं प्रस्तावित की हैं और वो हम पहली यात्रा हम भारत के अंतिम गांव चाइना बॉर्डर के इस गांव से भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेके निकालना चाहते थे। राहुल गांधी जी के जो उद्देश्य हैं, भारत में सांप्रदायिक माहौल को ठीक करना, एकता अखंडता को बनाना, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक करना, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ना, उसके अलावा ये अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ है जिसने सबको हिला के रख दिया। ये सारे ऐसे विषय हैं भाई जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। आपस में प्रेम से रहें और एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, कांग्रेस के जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहले कांग्रेस अपने दिलों को जोड़ ले। तो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर जो है नेतृत्व विहीन कांग्रेस खड़ी है, वो किसको जोड़ने की बात कह रही। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत की ओर हम अग्रसर हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम नेशन फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं। तो वो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपने कांग्रेसियों को तो एक साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेस में बिखराव है। कांग्रेस से लोग जो है
खपा होकर दूसरे दलों में जा रहे हैं। रोज यही चल रहा है। एक तरफ से वो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, एक तरफ से कांग्रेस जो है उनके नेता कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये उनको मुबारक हो। इस राज्य में उनकी यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निकले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यहां पर रह रहे परिवारों के विस्थापन का मुद्दा विधानसभा के पटल में उठाने की मांग की। वहीं कार्यकर्ताओं से पैनगढ़ गांव की स्थिति का जायजा लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार प्रभावितों की नहीं सुन रही है। जनता से संपर्क करना चाहते हैं। जनता से संपर्क होगा तो निश्चित रूप से संवाद भी होगा, और संवाद बातचीत होना बहुत जरूरी है। जो हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो नीतियां हैं, जो योगदान है कांग्रेस का देश के स्वतंत्रता संग्राम में और देश के निर्माण में, उत्तराखंड राज्य के विकास में, उसको भी हम जनमानस के बीच में खासतौर से युवाओं को बताना चाहते हैं कि इस देश के निर्माण में, इस देश के आज़ादी में कांग्रेस की एक अहम बहुमूल्य भूमिका रही है और स्मरणीय योगदान रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हो रहे चुनाव की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी भारी बहुमतों से विजयी होगी और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नेता मंत्री से लेकर हर कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में मस्त है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, रीति नीति है, उसमें बड़े से बड़ा नेता भी हमारा कार्यकर्ता है और चुनाव सारा कार्यकर्ताओं के दम पर होता है। हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हिमाचल में भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं पैम्फलेट बांट रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं संपर्क कर रहे हैं और इसी प्रकार सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसका परिणाम भी निकलता है। जहां कांग्रेस के नेता पदयात्रा कर रहे हैं बजाय चुनाव में काम करने के, वहां हमारे नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी बात लोग समझ रहे हैं। जसपुर में विधायक आदेश चौहान ने सरकार पर निशाना साधा है। चौहान ने कहा कि एक तरफ तो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, जबकि किसान को ट्रैक्टर लेने के लिए अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती है। विधायक बोले कि हमने पत्र लिखकर भारत सरकार से कहा था कि ट्रैक्टर पर वही ब्याज वसूला जाए जो गाड़ी पर वसूला जाता है। विधायक ने कहा कि मामले में वित्त मंत्री का जवाब आया है कि ट्रैक्टर वाहन की श्रेणी में नहीं आता है। एक बार ज्ञात हुआ कि सरकार का कहना था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। तो मैंने विधानसभा में बात रखी थी कि साहब किसान अगर लोन लेने जाता है ट्रैक्टर के लिए, यंत्रों के लिए, तो उस पर ब्याज अधिक लिया जाता है, जबकि वाहनों पर ब्याज कम लिया जाता है। अगर आप कार खरीदने जाएंगे तो उसको देना पड़ेगा ब्याज 7.5%, और ट्रैक्टर से अगर ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो उसे देना पड़ेगा लगभग 11%। तो लगभग जो अंतर है भाई, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, तो क्या अधिक ब्याज वसूल कर आय बढ़ाई जाएगी? अगर हम किसान को सुविधा देना चाहते हैं तो मैंने इसी को लेकर भारत सरकार वित्त मंत्री को लेटर लिखा था कि ट्रैक्टरों पर भी वही ब्याज वसूला जाए जो वाहनों पर लिया जाता है। लेकिन वहाँ से जवाब आया है कि ट्रैक्टर वाहन की श्रेणी में नहीं आता। सितारगंज के बीजेपी नेता कमल जिंदल उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष बनाए गए। इसे लेकर उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया और कहा कि बीजेपी मजबूती के साथ बूथ स्तर पर जिले में हर जगह बैठक करेगी। बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हर समय हर चुनाव के लिए तैयार है।
अब सबसे पहले निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है। तो इस चुनाव से पहले बूथ स्तर पे शक्ति केंद्र जो हमारे हैं रखना है, उसी स्तर पे दरी बैठक करने का मेरा इच्छा है। मैं चाहता हूं कि हम लोग जितने पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग वार्डों में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, बूथ पे जाएंगे और शक्ति केंद्र में जाके वहीं बैठ के दरी बैठक करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लक्सर पहुंचे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली के लाल किले पर किसान आंदोलन में खुद ही खालिस्तानी समर्थकों से हमला करवा रहे थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र विरोधी ताकतों को ललकार रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित में काम कर रही है। लाल किले पे हमला हुआ था खालिस्तानी समर्थक राकेश टिकैत, और मैंने उनको ललकार दिया था 27 जनवरी को। तुम अन्याय करोगे तो न्याय किनसे मांगोगे? राजा है चोरी करे न्याय कौन घर जाए। किसान नेता भी बन रहे हो और अपने भाई भतीजों पे हमला भी करवा रहे हो। हम यदि मांग करेंगे तो उनसे अपने किसानों की मांग करेंगे, भगाने की और उठाने की। फिर हमने कहा तू यदि बेईमान भगाएगा तो हम अब भगाने नहीं देंगे, इसलिए हम समर्थन सरकार का। और चलिए बात करते हैं नैनीताल की। उप जिलाधिकारी रेखा कोहली के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान रैली का आयोजन हुआ। रैली में कालाढूंगी के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। वहीं कालाढूंगी तहसील की तहसीलदार प्रियंका रानी ने बताया कि खंड शिक्षा विभाग कालाढूंगी नगर पंचायत के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर तहसील प्रशासन ने कालाढूंगी नगर में स्वच्छता महाअभियान का आयोजन किया। अधिकारी महोदय द्वारा समाज में स्वच्छता का प्रचार करने हेतु 7 नवंबर को पूरे जनपद नैनीताल में स्वच्छता महाअभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में तथा उप जिलाधिकारी कालाढूंगी महोदय के निर्देशन में आज ईओ नगर पंचायत तथा खंड शिक्षा अधिकारी व तहसील के सम्मिलित सौजन्य से एक महाअभियान कालाढूंगी तहसील में आयोजित किया जाए। चंपावत के नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल वोहरा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और उनको शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष वोहरा ने पार्टी हाईकमान और सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए कहा कि संगठन की मजबूती के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे। आज मैं इस जिले के जिलाध्यक्ष के तौर पर आप लोगों के सामने हूं और मेरी ऐसी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनौती उनके लिए होती है जिनके संगठन में कार्यकर्ता कमजोर होते हैं। और चूंकि मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी आज चरम पर है और इसका हर एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए हमेशा लगा रहता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ से उपचुनाव लड़े तो उनको 94% मत देके इस विधानसभा इस चंपावत जिले की जनता ने दिखा दिया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया। वहां के लिए भी हम कार्यकर्ताओं को बिल्कुल एक तरह से ऊर्जा उनको देने का कार्य करेंगे ताकि अगली बार वो सीट भी हमारी झोली में जाए। यही मेरी प्राथमिकता रही। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर 4 दिवसीय राज्य आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। गोपेश्वर के स्पोर्ट्स स्टेडियम से इसका शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में राज्य की टॉप 15 टीमें शामिल हुई। नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने टूर्नामेंट का आगाज किया। उद्घाटन मैच पौड़ी और हरिद्वार की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें पौड़ी ने हरिद्वार को 5-1 से मात दी। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर खेल विभाग चमोली के द्वारा राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे 15 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और ये प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और इसका समापन 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन किया जाएगा। यहाँ पर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिताएं हो रही है। इसमें कम से कम 15 टीमें हमारी भाग ले रही हैं। जैसे हमारे पूरी टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसका उद्घाटन आज विधिवत किया गया और मैं समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई हूँ। गोपेश्वर में जो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, खेल विभाग को भी बधाई देना चाहती हूँ कि हमारे इस प्रकार की प्रतियोगिताएं गोपेश्वर में होती रहे और इस स्टेडियम में जो हमारे बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों को भी शुभकामनाएं।
कालाडूंगी नगर पंचायत के सभागार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भूमि संस्था की भावना पांडे ने बताया कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम अनुसूचित जाति के लोगों के बीच किया जा रहा है। इस दौरान उद्योग से जुड़ी हुई तमाम विभिन्न योजनाओं से उपस्थित लोगों को भी अवगत कराया गया। हमारा 2 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है जो जिला उद्योग केंद्र नैनीताल हल्द्वानी से हमें मिला है। एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसमें एससी अनुसूचित जनजाति के 25 सदस्यों को हमें जागरूक करना है और हम चाहते हैं कि 25 लोग जो हैं ये आगे जाके हर आदमी को अपने गाँव मत और लोगों को भी जागरूक करें। इसमें मुख्यमंत्री योजना और प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन दिया जाता है। मुख्यमंत्री जन योजना के तहत 50,000 से लेकर 50 लाख तक का लोन और इंडस्ट्री के लिए प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठा सकते हैं। हम जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ये अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं। इसमें हमारा लक्ष्य है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए वो अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएं। उसके लिए लोन की व्यवस्था भारत सरकार ने की है और जिसमें 35% तक सब्सिडी का प्रावधान भी है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग लें और उद्योग के बारे में अपनी जानकारियाँ जो शंकाएं समाधान हैं उसका निराकरण करें और अपना उद्योग लगाएं। तो इसके लिए यहाँ पे 2 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भूमि संस्था द्वारा किया गया है, जिसके में अभी जो है 40 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया गया है और अब आज ये लास्ट दिन है तो इसमें आज उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और फिर कार्यक्रम का समापन किया। भाजपा ने सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। वीरेंद्र सिंह रावत को कोटद्वार जिलाध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जमा हुए, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझ जैसे एक आदरणीय से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से जब जिम्मेदारी मिली है तो निर्वहन करूँगा, सबको साथ लेकर के चलने का मंत्र लेकर के और युवा बुजुर्ग सभी को साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी की जो भी रीति नीति हमने आज तक सीखी है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सितारगंज में डेंगू का कहर जारी है। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। वार्ड 5 में सभासद ने कूड़ा करकट जल निकासी की योजना तैयार की है। डेंगू के पॉजिटिव मरीजों को स्प्रे निर्मित मच्छरदानी दी जा रही है। डेंगू ने अपनी दस्तक शुरू कर दी है। लोग लगातार डेंगू की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है लगातार कीटनाशक दवाइयों का जो है छिड़काव शुरू कर दिया है। लार्वा और जो कीटनाशक पाउडर होता है उसका हम लगातार छिड़काव करा रहे हैं और हम ऐसे लोगों को जिनको डेंगू हो गया है, जो लोग डेंगू से ग्रसित हैं, उन लोगों को मच्छरदानियां जो है वितरित कर रहे हैं और अगर किसी को भी इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह मुझसे संपर्क करे। और अब खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां भारत नेपाल सीमा स्थित झनकैया पर लगने वाले मेले को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में एसडीएम रविंद्र बिष्ट और थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में मेला कमेटी के सदस्यों से चर्चा हुई। मेले में समुचित सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ बढ़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था सहित स्नान घाट पर किसी भी अनहोनी से बचाव को लेकर चर्चा हुई। कमेटी की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अपने स्वयं सेवक उनके साथ मीटिंग करके उनको ये निर्देश किया गया कि भाई मेले में और व्यवस्था न फैले, कहीं पर भी घाट में हो चाहे मेले के अंदर हो, हर तरह जो है हमें अपनी पैनी नज़र रखनी है। मेले में कोई किसी प्रकार की सुरक्षा में गड़बड़ी ना हो, ये हमारा जो है अपने स्वयं सेवक दलों से विनम्र निवेदन है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो स्नान होता है उसमें झनकैया मेला लगता है जो 1 हफ्ते चलता है। इस सिलसिले में हमने जो कमेटी के सदस्य, झनकैया मेला कमेटी के सदस्य, पुलिस विभाग और हमारे द्वारा एक मीटिंग बुलाई थी और जो दुकानदार हैं वहाँ उनसे भी मीटिंग लगाई है। तो उसमें हमने सारी चीज़ें तय की, जो भी सुरक्षा व्यवस्था होगी उसका प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था प्रशासन, पुलिस प्रशासन देखेगी। साथ ही जो हमारे दुकानदार जो दुकान लगाते हैं उनको यह निर्देश दिए हैं कि वो जगह छोड़कर, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो और
दुकान ऐसी खोलें जिससे मतलब किसी को समस्या ना हो। तो ये सब बातों को हमने डिस्कस कर लिया और इसका एक हम आशा करते हैं कि सफलतापूर्वक मेले का आयोजन हो जाएगा। भारत चीन नेपाल सीमा में एक बार फिर से नेपाल कूटनीति हथकंडे अपना रहा है। धारचूला में काली नदी के तट पर बन रहे तटबंध का नेपाल ने विरोध किया है। वहीं नेपाल सीमा पर जमकर पत्थरबाजी भी कर रहा है। इसको लेकर धारचूला के उप जिलाधिकारी दिवेश शासनी और ने नेपाल जाकर विधायक और नेपाली प्रशासकों से बातचीत भी की। एसडीएम ने बताया कि सिंचाई विभाग को सामंजस्य बनाकर कार्य करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। आज हम लोग जॉइंट टीम लेके यहाँ से अपनी इरिगेशन इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके और दूसरी तरह से नेपाल के सीडीओ सर और उनकी फोर्सेस आए थे। हमने साइट निरीक्षण किया और उनके जो कंसर्न्स थे हमने कंसर्न सुने और हमने अपना प्लान भी उनके साथ शेयर किया कि फ़िलहाल हमारा जो फर्स्ट काम रहेगा वो रिवर का जो चैनल नेपाल की तरफ मुड़ा हुआ है, उधर रिवर चैनल की विड्थ को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि नेपाल की तरफ को भी नुकसान ना हो। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। दूसरा भी हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की बात हुई है जिसमें हम लोग टाइमलाइंस फिक्स करेंगे और हमारी जो हमने बताया है कि हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें जो भी इश्यूज आएंगे वो हम लोग 11th या 12th की जो मीटिंग रहेगी उसमें हमारी डीएम मैम और सीडीओ सर होंगे और उसी में पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके हम लोग आगे का कार्य भी करेंगे। पिछले साल भी जो ये अभी पक्की बन रही है उनकी संरचना, उसमें हम लोगों ने क्या कोऑपरेटिव किया था कि आप लोगों को काम करते समय थोड़ा पानी का बहाव जो नेपाल की ओर किया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस समय के कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा काम खत्म करने के बाद भी जो काम करते समय जो पानी को नदी के बहाव को इस तरफ डाइवर्ट करने के लिए जो जालियां लगाई थी उसको हटाया नहीं, इसलिए हमें अभी बिलीव नहीं हो रहा। तो हमारा कहना क्या है कि बचाव दोनों तरफ होना चाहिए। भारत अपना बचाव करे, नेपाल अपना बचाव करे, लेकिन बचाव करते समय किसी देश को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।